हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिया एंड गल्फ रिलेशंस। नो, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं अभी कुवैत की विजिट पर। ऑलराइट। सो कुवैत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल जो गल्फ रीजन है, और क्योंकि यहाँ पर इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। राइट, इसराइल हमास वॉर अपनी जगह है। ईरान का जो सपोर्ट है, उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, दैट इज हाउदी, हमास एंड हिजबुल्ला। राइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसके अलावा अगर कनेक्टिविटी में भी हम देखें तो आईएमईसी कॉरिडोर, ऑल दीज आर, ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं इसराइल को अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो मेजर पावर्स हैं यहाँ पर, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये दोनों भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और जब गैस वगैरह की बात आती है तो कतर, कुवैत, ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट। इसके अलावा I2U2 भी बनाया गया, जिसमें यूएई भी एक पार्ट था। ठीक। तो काफी सारे डेवलपमेंट्स इस रीजन में हो रहे हैं, इसके लिए हम इसे मेंस 450 प्लस में एग्जामिन कर रहे हैं। बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट प्लीज, बिफोर starting this video, go back and revise your India UAE relations। क्योंकि यूएई के रिलेशंस के टर्म में हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, और उसी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक का कंटेंट बनाएंगे आगे। ओके। सो दो दो चीजें, एक जो यूएई के साथ हमने काफी सारे डेवलपमेंट्स देखे थे, वो आपको रिवाइज करना है। एंड दूसरा, अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के टाइम मैंने आपको जो फ्रेमवर्क दिया था, किस किन किन पिलर्स और हेडिंग्स में हम लोग अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, ये दो लेक्चर या तो रिवाइज कर लो, और अगर नोट्स बनाए हैं तो जस्ट गो फॉर अ क्विक 5 मिनट रिवीजन। ओके। क्योंकि एक फ्रेमवर्क अगर क्लियर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो श्योर शॉट है आपका कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं मेंस में, और वो आपको अच्छे मार्क्स फैच करके देगा। व्हेन आई एम सेइंग कि अच्छे मार्क्स फैच करके देगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 20 में से आप 12 प्लस लेके आओगे। अदरवाइज अगर 7 8 ही लाना है तो फिर वो आपका स्कोर कहीं ना कहीं, फिर जो आप देखते हो कि कोई 80 के अराउंड रह गया, कोई 110 तक चला गया, वो उसी से डिसाइड होता है। 20 क्वेश्चंस, हर एक में आपके 1 से 2 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। ओके। सो चलिए इंडिया गल्फ की बात करते हैं। देखिए, अब जब मैं आपके साथ गल्फ रीजन रीजन बोल रहा हूँ या गल्फ स्टेट्स बोल रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, दैट इज डिफरेंट। यहाँ आप जो मैप में देख रहे हैं, सी फर्स्ट जब गल्फ की बात हो रही है, यानी कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज पर्शियन गल्फ। ओके। अब पर्शियन गल्फ से जो भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सबको हम कहेंगे गल्फ कंट्रीज। दैट इज सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई। इसके अलावा ये छोटा सा कतर है, यहाँ पर बहरीन है, और ये कुवैत है। दीज 6 कंट्रीज मेक द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। बट जब मैं गल्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूं, तो यहां से इराक भी उसमें ज्वाइन होगा, और ये जो इतना बड़ा ईरान है, ये भी इसमें ज्वाइन होगा। ओके। और कहीं ना कहीं ये जो पर्शिया वर्ड है, पर्शियन गल्फ, क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, इसे सऊदी अरेबिया कई बार इसको चैलेंज करता है, और वो ये कहता है कि इसको या तो अरब गल्फ नाम रखा जाए या फिर कुछ और नाम रखा जाए, बट पर्शियन के नाम पर ना रखा जाए। जैसे चाइना अटेम्प्ट करता है कि इंडियन ओशियन को आप इंडियन ओशियन मत कहिए, उसका कोई और नाम रखिए। ठीक है, वो वरना सिग्निफाई करता है कि ये इंडिया का रीजन है। उसी तरीके से पर्शियन गल्फ की जब हम लोग बात करते हैं, तो दो, सऊदी अरेबिया अच्छी खासी बाउंड्री वहां शेयर कर रहा है, बट उसके बाद भी इसका नाम रखा गया है पर्शिया पर, यानी कि ईरान का जो पुराना नाम था। ओके। इस रीजन की बात अगर करें तो ये जो यमन है, यहाँ तो काफी ट्रबल चल रहा है। ओके। तो यहाँ पर ये है हमारी बाबल मंडेर, और ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब मैंने आपको मैप्स में कराया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा अमाउंट में ऑयल एंड गैस ट्रेड होता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहा है। इसलिए इंडिया की जो नेवी है, अभी मैं आपको कुवैत की बात भी करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नेवल प्रेजेंस है वो काफी जरूरी है। अराउंड इंडिया की 12 शिप्स यहाँ पे तैनात रहती हैं, ताकि ये जो पर्शियन गल्फ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके पास इधर गल्फ ऑफ एडन, तो इन सबको सिक्योर करना इंडिया की इकोनॉमिक नीड के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इस रीजन पर डिपेंड करती है। ओके। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं जो कुवैत को लेकर प्रधानमंत्री गए थे। मैंने न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था सुबह, मे बी आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। सी, न्यूज़पेपर में आई एक्सेप्ट
इवन माय फॉल्ट कि मैं एक फिक्स टाइम पे उसको अपलोड नहीं कर पाता हूँ, कभी मॉर्निंग में जल्दी हो जाता है, कभी दोपहर में, कभी इवनिंग में। ओके, बट एटलीस्ट कभी भी देखो, बट देख लिया करो, डोंट स्किप न्यूज एनालिसिस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ना, आपको पूरा रिकॉल होगा पिछले 1-2 साल में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इस रीजन को लेकर। ओके, तो कुवैत की जब हम बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए, कोई प्राइम मिनिस्टर गया ऑलमोस्ट 44 ईयर्स के बाद। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एलिवेट की है। ठीक है, नाउ वी आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। अब जब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की बात आती है, यानी कहीं ना कहीं जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे उस पे हम लोग सेम स्टैंड लेंगे, कि ये बेसिक मतलब होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। हालांकि हम लोग नहीं ले पाते हैं, उसके कई रीजन हैं। सेकेंड इज, हमने यहां पर एक एमओयू साइन किया है फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। ठीक है, और डिफेंस पार्टनरशिप यहाँ पर क्यों जरूरी है वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, क्योंकि इस रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी करना इंडिया के इकोनॉमिक नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसके अलावा कुवैत की अगर हम डेटा देखें तो अराउंड 65% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स कुवैत के पास हैं। ओके, रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन की नहीं। और इसके अलावा ये इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है। ओके, सो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको सिर्फ कुवैत के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसलिए ये 6th लार्जेस्ट दिख रहा है आपको। अगर हम पूरे गल्फ रीजन की बात करेंगे तो वो फिर टॉप पे आ जाएगा। अभी टॉप पर नहीं है ड्यू टू रशिया, क्योंकि हमें वहां से अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। ओके, इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये फालतू के बोल बच्चन है जिन पर कहीं ना कहीं हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। बट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट इंडिया कुवैत रिलेशन, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना तो आज न्यूज़पेपर की डिस्कशन में दी थी, और ना ही मैं यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। सिर्फ ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल शिफ्ट। देखिए, जब यूएई पढ़ाया था मैंने आपको, इंडिया यूएई रिलेशन, क्योंकि वो पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी आपको, क्योंकि वहां पे हमने जो सीपा साइन किया उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। उसके टाइम पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कि जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की भी जब हम बात करते हैं तो हमने जब आर्टिकल 370 खत्म किया था, तब वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, या एटलीस्ट पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था, कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया जो कि इंपॉर्टेंट हैवी वेट्स हैं इस रीजन के, ये कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। बट उन्होंने कहा कि इंडिया का ये इंटरनल मैटर है। ठीक है, और ये अचीवमेंट थी हमारी मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने वो इस रीजन में काफी एक्टिव रहे, काफी इंगेजमेंट रखा है हमने यहाँ की कंट्रीज के साथ। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं ओवरऑल गल्फ के बारे में। फर्स्ट, ज्योग्राफी हमने मैप में देख लिया, समझ लिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, उसके कौन मेंबर्स हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो आप इराक को हटा दीजिएगा और ईरान को हटा दीजिएगा, अगर आपको मैप याद है तो बाकी सारी कंट्रीज उसकी मेंबर हो जाएंगी। यमन वैसे भी बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो है कि ये एक बहुत ही मेजर चोक पॉइंट है, राइट, दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला रीजन। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा, ये इस वक्त वर्ल्ड में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जियो पॉलिटिकल टेंशन। किस किसके बीच, अब ये सब हम न्यूज में देखते रहते हैं। पहला, यूएसए ईरान के बीच टेंशन बनी रहती है यहाँ पर। दूसरा, सऊदी एंड ईरान के बीच, शिया एंड सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड लीडरशिप एंड सो ऑन। एंड तीसरा, यमन सिविल वॉर, क्योंकि इस यमन सिविल वॉर ने कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी जनरेट किए हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग एंड वॉर, बट ऑल्सो द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देखिए, बच्चों को यहाँ पे फूड नहीं मिल पा रहा है, स्टार्वेशन से डेथ हो रही है, उनके वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहे हैं, और कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, राइट। तो ये हो गया इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। दूसरा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इस पूरे रीजन की सबसे ज्यादा इकोनॉमी डिपेंड रही पूरी तरीके से ऑयल पर। ठीक है, पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 50-70 years। Now, what they are trying to do is they are trying to diversify their economy from dependency on oil। यूएई और यूएई के रिस्पेक्ट में मैंने ये सारी बातें की थी उस टाइम भी। ठीक है, कि कैसे वो ऑयल से आगे जाकर वो चला गया अपने आप को एक फाइनेंशियल हब बनाने के लिए तरफ। ठीक है, आज दुबई वगैरह बहुत बड़े फाइनेंशियल हब है, दोहा। ठीक है, उसी तरह सऊदी का जेडा, ये सब आज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने द लाइन सिटी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहा है सऊदी अरेबिया अपने यहाँ पर, क्योंकि जिसमें सब कुछ फ्यूचरिस्टिक होगा। ऊपर रोड्स पे गाड़ियां चलेंगी ही नहीं, अंदर चलेंगी टनल में,
अंडरग्राउंड, ठीक है, गाड़ियां भी होंगी या नहीं ये भी बाद में पता चलेगा, या फिर सिर्फ मेट्रो और हाइपरलूप ट्रेन्स की ही मदद ली जाएगी, एक लाइन में बनाई जाएगी, दोनों साइड से पूरी तरीके से पैक होगी। उसी तरीके से ही काफी सारे ग्रीन इनिशिएटिव चला रहा है अपने यहाँ पर डेजर्ट्स में ग्रीनरी लाने के लिए। ये अपनी वाटर स्कैर्सिटी को कम करने के लिए काफी सारे डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगा रहा है, और इंडिया इसमें अच्छा खासा कोलैबोरेट कर सकता है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। हम भी अपने यहाँ तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह में यूज करते हैं इसको। ओके, सो ये भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स बिकमिंग फाइनेंशियल हब। और आपको दुबई का पता ही होगा, ना इनकम टैक्स लगता है ना कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, और इसीलिए वर्ल्ड की लगभग सभी बड़े बिजनेस हाउसेज अपने आप को वहां पे रजिस्टर कराते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये अपने आप को फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी कैन से दी फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द लाइन सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट आज बहुत डेवलप है दुबई में, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है सऊदी अरेबिया ने। रोबोटिक्स में दुबई सऊदी अरेबिया काफी हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब से सऊदी अरेबिया का वो न्यू प्रिंस बना है सलमान, तब से उसने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसका यही कहना है कि हमें ऑयल से डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वर्ल्ड कहीं ना कहीं एनर्जी सोर्सेज, जब से ये क्लाइमेट चेंज की टॉक शुरू हुई है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हुई है, तो वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। तो आप हमेशा सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ओके, सो दूसरा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। नो दीज गल्फ कंट्रीज हैव हैवी कंट्रोल ओवर दिस ओपेक, ठीक है, इवन इन G20 फोरम्स, इवन इन यूएन। ओपेक में आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि ट्रम्प के आने के बाद कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएसए अपना ऑयल प्रोडक्शन बहुत बढ़ाएगा। एक टाइम पे वो नंबर 1 भी हो गया था ऑयल प्रोडक्शन में। और ओपेक कंट्रीज का हमेशा क्या है कि सप्लाई को कट करो, कम करो जब भी प्राइसेस गिरते हैं, ताकि सप्लाई रिड्यूस होगा तो प्राइसेस अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो अगर अब ये प्रोडक्शन को कम करेंगे और उधर यूएसए अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो यूएसए विल गेन मोर मार्केट। जो मार्केट शेयर इन ओपेक कंट्रीज ने अचीव किया ओवर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, वो मार्केट ये लूज कर देंगे टू यूएसए। ऑलरेडी रशिया को काफी सारा मार्केट लूज कर चुके हैं। इसलिए ओपेक प्लस रशिया की मीटिंग बार बार होती रहती है। ओपेक रशिया को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन मत कीजिए, इससे प्राइसेस और गिर जाएंगे एंड वी विल बी एट लॉस। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर ही डिपेंड कर रही है। इसलिए इनका इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में एक और चीज की बात आती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड ओवरऑल साउथ एशियंस, दैट इज एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी। इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, वियतनामीज, दे वर्क अ लॉट हियर। ओके, काफी सारे जो लेबर्स हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, वो इन्हीं कंट्रीज से आके वर्क करते हैं इन गल्फ कंट्रीज में। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक्स अबाउट दिस रीजन। अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि वी हैव सफिशिएंट स्पेस टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। ओके, चलिए, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। और इसी के रिस्पेक्ट में सबसे बड़े जो डेवलपमेंट्स हमने देखे पिछले कुछ साल में अपने न्यूज़पेपर में, वो था $44 बिलियन रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, इसमें हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ में बना रहे हैं। उसी तरीके से हम ओमान के साथ बना रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश में है बीना ऑयल रिफाइनरी, राइट। ये दिखाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी में हमारी डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है इन कंट्रीज पर। तो सेकंड इज कि एक टाइम था जब ऑलमोस्ट 55% हमारी जो ऑयल डिमांड आती थी वो इसी रीजन से आती थी, लेकिन एटलीस्ट 2024 में अराउंड सेम डिमांड, 55% ऑयल डिमांड हमारी रशिया से फुलफिल हुई। लेकिन ये अब डिक्रीज होना शुरू हो गई है, क्योंकि रशिया ने कहीं ना कहीं अपना जो डिस्काउंट परसेंटेज था उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो वापस से जो ऑयल डिमांड हमारी गल्फ कंट्रीज से थी वो फिर से इंक्रीज होगी। ये उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ था, दैट इज $78 बिलियन की हमने डील साइन की थी फॉर सप्लाई ऑफ 7.5 मिलियन टन ऑफ एलएनजी अप टू 2048। और ये मैंने यूएई के टाइम पे आपसे कहा था कि इस तरह की जो लॉन्ग टर्म डील्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं फ्यूजन देती है इंडिया को कि आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एटलीस्ट सिक्योर रहेगा अप टू 2048। हाँ, कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएं तो दोनों कंट्रीज अपने आपस में डिसाइड करती हैं कि चलिए एक बार फिर से इस डील को रीनेगोशिएट कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस हो गया एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। अब ये जो 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, ये सब न्यूज़पेपर से ही आया है, ये कहीं से अलग से याद नहीं किया जाता, इसलिए मैं आपको कहता हूँ
कि न्यूज़पेपर ध्यान से सुना करो, ठीक है? उस वक़्त ये जज मत करो, न्यूज़पेपर सुन के ये डिसाइड मत कीजिए कि ये मेरे लिए वर्थ था या नहीं था। जब उसको आप अपने टॉपिक के साथ यूज़ करेंगे, आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे, तब वो सब दिमाग में आएगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है? न्यूज़पेपर इज़ नॉट मोर अबाउट नोट्स मेकिंग, मैं वैसे भी मना करता हूँ, न्यूज़पेपर में नोट्स मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप रेगुलर फॉलो करें तो कई चीज़ें आपके दिमाग में वैसे ही स्टिक हो जाती है। बाकी यहाँ पे जब हम टॉपिक वाइज़ डिस्कस कर रहे हैं, तब तो फिर वो चीज़ें रिकॉल होंगी और आपके नोट्स का पार्ट बनेंगी, राइट? सेकंड इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। नो, यहाँ पे अगर आप कुछ कंट्रीज को देखें जैसे यूएई, यूएई इज आवर थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ओके। सऊदी अरेबिया, दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रीजन हमारे लिए। इंडिया का ओवरऑल 16% जो टोटल ट्रेड है वो इसी ब्लॉक के साथ होता है, राइट। और यहाँ पर अगर आप डायस्पोरा और रेमिटेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं तो ऑलमोस्ट 9 मिलियन इंडियंस यहाँ वर्क करते हैं और जो हर साल इंडिया में भेजते हैं ऑलमोस्ट 60 बिलियन US डॉलर, ओके, एज अ रेमिटेंस। और टोटल ट्रेड में ही एक बात और, कि अगर हम एक रीजनल ब्लॉक के नाम पे बात करें ना, जैसे यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है, आसियान एक ब्लॉक है, उसी तरीके से ये गल्फ एक ब्लॉक है, ओके। तो अगर हम गल्फ ब्लॉक की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक है जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। इवन ईयू से भी ज्यादा, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा रीजनल ब्लॉक है ये, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस। तो यहाँ पर सबसे मेन इंडिया का जो कंसर्न रहता है वो रहता है टू सिक्योर द गल्फ ऑफ एडन, राइट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन जाता है। दूसरा, हम लोग काफी सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे यूएई के साथ हम लोग करते हैं डेजर्ट फ्लैग। देखिए ये सब जब न्यूज़पेपर में आता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इसको याद रखो। मैं नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा कंटेंट बना के दे दूं आपका एक्सरसाइज का, ठीक है? वो आप जनरली मंथली मैगजीन जो होती है कोचिंग की, उसमें आप देखते हो कि ओके ये एक्सरसाइज हुई है, वो एक्सरसाइज की है, लिस्ट बना लोगे, याद कर लोगे। नहीं यार, जैसे जैसे पेपर में आता जाएगा ना, जस्ट हर एक कंट्री से रीजन वाइज एक एक दो दो याद रख लो, मेंस में काम आती है। यू प्रीलिम्स में सिर्फ मैच करने को अगर आई तो ठीक, लेकिन सिर्फ नाम भर याद रखना काफी है, ये नहीं कि उसके अंदर घुस गए कि बिल्कुल इंडिया की तरफ से इतने फाइटर प्लेन्स ने पार्टिसिपेट किया, ये नाम है नेवल शिप के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो ऑल बुलशिट है, ओके। सिर्फ ये याद रखो कि न्यूज में अगर कुछ आया है तो मैं उसे अपने आंसर्स में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज, उसी तरीके से हम लोग एक और एक्सरसाइज करते हैं विच इज डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इंडिया, यूएई, इसके साथ साथ फ्रांस भी पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? इसके बाद इमर्जिंग जियो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। अब ये जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, दैट इज I2U2, IMEC, ठीक है? ये इन सब का गोल क्या है? टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड रूट्स, कि वो इजिप्ट के थ्रू ही स्विस कैनाल पे डिपेंडेंस ना रहे। हम लोग न्यू रूट्स भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ITU2 का मेन मेन गोल क्या है कि जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ओके, IoT एंड ऑल दीज थिंग्स, उस पे फोकस करता है ITU2 कि हम लोग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कोलैबोरेट करेंगे। दैट इज इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए। यूएसए के पास सब कुछ है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास कैपिटल है। यूएई के पास कैपिटल है, इंडिया के पास मैन पावर है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। ये सब चीजें अगर एक साथ पुल इन कर दी जाती हैं तो हम बेटर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन ऑयल ट्रेड टेक्नोलॉजी। अब हाँ, इंडिया भी यही चाहता है कि, इसलिए जब मैं आपको कई बार पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ कि टोटल ट्रेड मत देखो इन कंट्रीज के साथ, नॉन ऑयल ट्रेड कितना बढ़ रहा है वो दिखाता है क्या इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर भी पा रहा है इनको या नहीं कर पा रहा है। और उसमें इंडिया डेफिनेटली एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज सच एज, ओके। नेक्स्ट इज फार्मा, काफी सारी दवाइयां, क्योंकि वी आर ऑब्वियसली नोन एज फार्मेसी हब, बट उसमें एक प्रॉब्लम भी है कि इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन होती है ना, उनको ज्यादा आसानी से क्लियरेंस नहीं मिलता है यहाँ पर, ओके। और ये एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है कि इंडिया बार बार इस बात की कंप्लेन करता है इनको। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग कॉपरेट कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, इनफैक्ट डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स में कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज है, इवन दुबई भी अगर आप कभी जाओगे तो वहां पर पानी की कीमत ऑयल से ज्यादा है। और वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें जो भी वाटर वहां सप्लाई देना होता है वो सब डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स के थ्रू ही आता है, ओके। तो ये कुछ एरियाज हैं ऑफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं हम लोग, दो हेडिंग और इंपॉर्टेंट होगी जो हमें देखनी होंगी। एक, फर्स्ट इज कि कौन कौन से एरियाज ऑफ फ्रिक्शन बने हुए हैं अभी, और फर्दर हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं इनको ओवरकम करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट एंड डाइवर्जेंट इंटरेस्ट।
क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, आपको याद होगा चाइना ने क्या करवाया था, एज अ मीडिएटर काम किया था बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, और इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करा दिए थे, राइट। यूएसए भी लगातार कोशिश क्या करता रहा है कि इसराइल और जो अरब कंट्रीज हैं इनके बीच के रिलेशंस जितने ज्यादा हो सके हो स्मूथ हो जाए, और उसी का रीजन है कि I2U2, यानी कि जहां पर यूएई भी पार्टिसिपेंट है और इसराइल भी पार्टिसिपेंट है, राइट। उसी का रीजन है IMEC, क्योंकि IMEC का मैप याद कीजिए, एक कनेक्टिविटी है इंडिया से यूएई, और उसके बाद यूएई से वाया सऊदी अरेबिया इसराइल तक जा रहे हैं, और फिर इसराइल से हम लोग जा रहे हैं ग्रीस तक, राइट। तो क्या हो रहा है, इसराइल को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही हैं कंट्रीज, एक्नॉलेज कर रही हैं कि हाँ इसकी टेक्नोलॉजिकल पावर जो है, इसकी जो इसकी जो मैन पावर है, उससे हमारी कंट्रीज भी और बेटर ग्रो कर सकती हैं, राइट। तो इसी में फ्रिक्शन में सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि अभी जो इसराइल की वॉर चल रही है उसमें इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल स्टांस लिया है, ठीक है, जबकि बाकी इन कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया। हालांकि पैलेस्टीनियन इशू एक बैक सीट पे चला गया था, बट हमास का जो हमला हुआ उसके बाद वो वापस से लाइमलाइट में आ गया, ठीक है। इंडिया का न्यूट्रल स्टांस रहा जो इन कंट्रीज ने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, और साथ में वर्स्ट हुआ जब इंडिया ने यूएन में एक रेजोल्यूशन आया था फॉर सीज फायर, इंडिया ने इस सीज फायर के रेजोल्यूशन में भी एब्सटेन कर दिया था। ये थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था हमने, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स वहीं से बनते हैं। द ओनली थिंग इज कि उसे ध्यान से सुनोगे तो ये सारी चीजें इजी लगेंगी, ओके। हालांकि इंडिया ने उस पर स्टैंड हमेशा यही रखा है कि देखिए हमारा तब भी स्टैंड यही था कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, और आज भी हमारा स्टैंड यही है। लेकिन अगर आप ये कहो कि इसराइल को ओपनली क्रिटिसाइज करो, हम नहीं करेंगे। दूसरा, इसराइल के साथ हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ते जा रहे हैं, राइट। जैसे बराक मिसाइल, K9 मिसाइल्स, इनमें हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड है, हमारे ऊपर दो दो न्यूक्लियर पावर का थ्रेट बना हुआ है, ऑलराइट। सो दिस इज फर्स्ट एरिया ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड इज एनर्जी सप्लाई वल्नरेबिलिटीज। नो, हम लोग एक ही कंट्री, एक ही रीजन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने भी क्या फॉलो किया, जैसे आप अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो उसी तरीके से हम भी अपने ऑयल सप्लाई की जो सोर्सेस हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उधर हम वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, उधर हम नाइजीरिया से भी ले रहे हैं, और सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरा रशिया, ठीक है, जिसने 2024 में हमारे 55% ऑयल नीड को फुलफिल किया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई करते हुए अपने आप को, हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, राइट। उसके रिस्पेक्ट में भी हमने पार्टनरशिप की विद कंट्रीज लाइक जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इंडिया पे हमारी जो ट्रेडिशनल होल्ड थी इंडिया की एनर्जी मार्केट पर, वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। तो ये इनका कंसर्न है जो ये इंडिया के साथ रेस करते रहते हैं कि आप हमारा जो इतना बड़ा मार्केट हुआ करते थे, आप आज दूसरों से ले रहे हो, हमसे नहीं ले रहे हो, ओके। नेक्स्ट इज, तो इनका जो ट्रेडिशनल मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हो रहा है इंडिया में, और ये चीज वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। थर्ड इज ट्रेड एंड FTA नेगोशिएशन स्टेलमेंट। स्टेलमेंट इसलिए क्योंकि एक टाइम पर था जब इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ एक FTA नेगोशिएट कर रहा था, ठीक है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 22 में हम लोग दोनों ने प्रॉमिस तो किया कि हम लोग इसको रीनेगोशिएट करेंगे, इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस पे प्रोग्रेस काफी स्लो ही रही है अभी तक, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी कंसर्न्स है एटलीस्ट हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप एक बार ये देखिए कि यूएई के साथ हमने जो सीपा साइन किया है उसके बेनिफिट्स क्या है। तो क्या हम इसी को एज अ टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं कर सकते गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज के साथ, कि जैसा हमने यूएई के साथ किया वैसे ही हम आपके साथ भी साइन कर लेते हैं, और वहां जिस तरीके से यूएई के साथ ट्रेड बढ़ा है, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हुआ है, यहाँ पर पूरे आपके काउंसिल को भी बेनिफिट होगा इंडिया के साथ, राइट। नेक्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक गैप्स। अब अब याद कीजिए कि गुजरात के एक पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई थी, और थोड़ी बहुत नहीं काफी सारी पकड़ी गई थी, ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ की ड्रग्स थी, ठीक है। वो आई इधर से ही थी, यानी कि ये जो रूट है आपका, ओके, इसी के थ्रू आई थी हमारी वेस्टर्न कोस्ट पर। तो यहाँ पे हमने कोशिश तो काफी की है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को ज्यादा रोक नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट होता है हमारी नेवल शिप्स का। जब भी कोई मिशन होता है हम उसमें डिप्लॉय करते हैं अपनी नेवल शिप्स। अभी भी ऑलमोस्ट 12 नेवल शिप्स हमारी वर्क कर रही हैं वहां पर। इसके अलावा डिफेंस डिफेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग बायोलेटरल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। टू नेम अ फ्यू, हम लोग यूएई के साथ करते हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई, हम लोग ओमान के साथ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं इन कंट्री की, उसमें हमारा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, ओके। दैट इज वन
माइनस पॉइंट। सेकेंड इज डायस्पोरा रिलेटेड वीजा एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पर वीजा और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को लेकर काफी इशू रहा है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा सऊदी अरेबिया की निताकत पॉलिसी। ठीक है, ये क्या करती है? ये कहती है कि हम अपने लोकल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देंगे, दूसरी कंट्रीज से आने वाले एम्प्लॉयज को वीजा अब ज्यादा इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, तो उससे जो हमारी इतनी बड़ी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी उनमें से कई लोगों को वापस आना पड़ा वर्क में। ओके, उसी तरीके से एक और पॉलिसी न्यूज में थी कफाला सिस्टम। इससे भी काफी ट्रबल हुआ था हमारे यहाँ के वर्कर्स को, क्योंकि इसमें ये वीजा वगैरह जब्त कर लेते थे लोगों के। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है कि एक तो वेज डिले, वेजेस टाइम पर नहीं मिलते हैं, और दूसरा अनसेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक, अनसेफ वर्किंग कंडीशन का एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। जब अभी दोहा कतर में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो स्टेडियम बनाते टाइम हमारे काफी सारे वर्कर्स की डेथ हुई थी, काफी अनसेफ वर्किंग कंडीशन में उनको वर्क कराया जाता है। राइट, तो ये एक और फ्रिक्शन पॉइंट है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड कनेक्टिविटी राइवलरीज। नो, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द राइवलरीज? राइवलरीज बिकॉज इंडिया क्या किसको लेके ज्यादा एंथुसियास्टिक है? आईएमईसी को। लेकिन वहां पर पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये जो कंट्रीज हैं ये ज्यादा टिल्ट करती हैं इधर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ। ओके, जैसे सऊदी अरेबिया अरेबिया ने एक $50 बिलियन की डील साइन की थी चाइना के साथ इन 2024 विद रिस्पेक्ट टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ भी इंडिया कोई फ्री नहीं है चाइना से, इसलिए मैं कहता हूँ आप इंडिया की रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ पढ़ लीजिए, चाइना एक फैक्टर रहेगा ही। तो यहाँ भी इंडिया को काफी ज्यादा जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती हैं। ओके, सेकेंड इज बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इलीगल ट्रेड। नाउ, एक तो यहाँ से आर्म्स ट्रैफिकिंग भी होती है और साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग भी काफी ज्यादा होती है। वही एग्जांपल, 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई थी गुजरात के कोस्ट पर। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ गल्फ एंड इंडिया एंटी ट्रैफिकिंग फ्रेमवर्क। ये हमारा काफी सारी कंट्रीज के साथ हमने साइन तैयार किया हुआ है। ठीक है, लेकिन गल्फ के साथ हमारा ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो यही आपका एक वे फॉरवर्ड का भी पॉइंट बन जाएगा कि फर्दर मेजर लेने में हमें इस तरह का एक फ्रेमवर्क इंश्योर करना होगा टू स्टॉप दिस ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज। अब फूड सिक्योरिटी में इंडिया के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज है काफी हद तक फूड वगैरह के लिए इंडिया पर डिपेंड करती है। बट इंडिया की जो पॉलिसीज है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, अनस्टेबल है। हमने बैन कर दिया था अपने यहाँ से आने वाला नॉन बासमती राइस, जब हमें लग रहा था कि हमारे यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, शॉर्टेज हो सकती है। उसी तरीके से हमने वीट का भी एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह की जो इंडिया की पॉलिसीज होती हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ये स्टेबल नहीं होती हैं। ये इंडिया के फार्मर्स और इंडिया के बिजनेसमैन को तो नुकसान पहुंचाती हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो कंट्रीज हैं जो इंडिया पर डिपेंडेंट है फूड सप्लाईज के लिए, इनके बीच में इंडिया की जो एक गुडविल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पॉइल होती है। राइट, कि आप पे ट्रस्ट कैसे करें हम तो आपके साथ ऑयल और गैस में 2048 तक की डील साइन करने को तैयार हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कुछ भी डिसाइड करते हो, कभी भी बैन कर देते हो, कभी भी रिलीज कर देते हो। और तो ये जो अनस्टेबल पॉलिसीज है ठीक नहीं है। तो यही एक और फर्दर स्टेप बन के आएगा आपके पास, दैट वी नीड टू हैव अ प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल फूड सप्लाईज पॉलिसी। ओके, दैट इज एक्सपोर्ट पॉलिसी। सेकेंड इज साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल गवर्नेंस के डोमेन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किए हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इंडिया क्या बोलता है? इंडिया कहता है डेटा लोकलाइजेशन, यानी कि जो भी डेटा है वो कंट्री की बॉर्डर में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन कंट्रीज ने इम्यूलेट किया जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, या जापान और यूएसए जिसको प्रमोट करते हैं, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये इंडिया अप्रिशिएट नहीं करता, बट ये लोग बिलीव करते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए। और यहाँ पे इनका एक और है कि इनका जो कोलैबोरेशन चल रहा है चाइना के साथ, इन चाइना के कई डिजिटल इनिशिएटिव हैं जिसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, चाइना का डिजिटल सिल्क रोड प्रोजेक्ट, डिजिटल सिल्क रोड। ओके, सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही नहीं है, मैरीटाइम इनिशिएटिव ही नहीं है, एक डिजिटल सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी चल रहा है चाइना का। ऑलराइट, तो ये है कुछ हमारे फ्रिक्शन पॉइंट। मैं आपको हमेशा 8 से 10 पॉइंट इसलिए देता हूँ ताकि जो 4-5 आपको अच्छे लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, वो लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा होगा आपके साथ कि आपने जितना पढ़ा होगा उसका 60%, 70% ही याद रहेगा आपको। ओके, इसलिए मैं आपको इतने पॉइंट्स देता हूँ ताकि आप जितना पढ़ोगे, जितना सोचोगे, उतना बेटर वहां पे रिकॉल कर पाओगे। सो नाउ फर्दर मेजर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज
वी नीड टू डीपन आवर एनर्जी कॉपरेशन बियॉन्ड ऑयल। नाउ ये किस तरीके से हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर हम सिर्फ एक बायर एंड सेलर की जो रिलेशनशिप है आज, उससे मूव ऑन करके को डेवलपमेंट मॉडल की तरफ जाएं। राइट, को डेवलपमेंट मॉडल किस तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जॉइंट वेंचर वेंचर कर सकते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और इन गल्फ कंट्रीज के पास कैपिटल बहुत है, ठीक है, बहुत पैसा है इनके पास। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। राइट, वी हैव दी, यानी कि कोलैबोरेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, हमारी टेक्नोलॉजी और इनकी कैपिटल का। ठीक है, और आपने सुना होगा इनके जो सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं, जैसे इंडिया का होता है ना एलआईसी फंड वगैरह, उसी तरह इनके भी सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं, जिसमें से कुछ के नाम है यूएई में इनका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसका नाम है मुबादला। ठीक है, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया में जो फंड है उसका नाम है इनका पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड। कि इन फंड्स में बहुत पैसा है, ये इंडिया में या कहीं भी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली मदद किसे मिलेगी? जो हम वर्ल्ड के एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। राइट, सो यहाँ पे एनर्जी कॉपरेशन बियॉन्ड ऑयल हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाया एफटीएस। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्पलेट प्रेजेंट कर सकते हैं जो हमने यूएई के साथ साइन किया, कि इसी तरह की एक डील अगर पूरे काउंसिल के साथ साइन हो जाएगी तो वो बेनिफिशियल होगी, स्पेशली इन सेक्टर सच एज फार्मा। ठीक है, इन सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई। अब एमएसएमई में याद कीजिए, मैंने आपको यूएई के टाइम बताया था कि वहां पे प्रॉपर एक मॉल बनाया गया है जहां पे सिर्फ इंडिया के ही एमएसएमई के प्रोडक्ट शोकेस किए जाते हैं। राइट, तो उस तरह की चीजें अगर हम इनके यहाँ करेंगे तो हमारे एमएसएमई को एमएस को काफी बूस्ट मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। ओके, दूसरा वी कैन को डेवलप द मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैरीटाइम और लॉजिस्टिक, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए क्योंकि वो पॉइंट मैंने कवर नहीं किया। दैट इज, हम लोग फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जैसे सऊदी अरेबिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, उन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में साथ में वर्क कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईओटी हो, रोबोटिक्स हो। ठीक है, बाकी यूएई के साथ तो हम लोग कर ही रहे हैं, आई टू यू टू में वो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर ही है। स्किल मैन पावर है इंडिया के पास, ठीक है, वो आ सकती हैं। अभी तक वहां पे हमारी जो मैन पावर जाती है ना, मोस्टली मोस्टली मेजोरिटी सेमी स्किल्ड या स्किल्ड होती है, ठीक है, हाईली स्किल्ड नहीं है उतनी, जिन्हें हम गोल्डन कॉलर जॉब्स कहते हैं। को डेवलपिंग मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम सबको कोलैबोरेट किस चीज में करना है, क्योंकि गोल सबका सेम है, दैट वी नीड टू हैव ए रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट मैरीटाइम कॉरिडोर, राइट, सच एज आईएमईसी। ठीक, और आईएमईसी पे डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो सिर्फ इंडिया और यूए के बीच कनेक्टिविटी हो पाई है, उसके आगे का जो सेकंड लिंक था इसका वेस्टर्न लिंक, वो कहीं ना कहीं स्टॉल हो गया ड्यू टू दिस इजराइल एंड गाजा वॉर। ओके, दूसरा हम लोग बना सकते हैं साथ में जॉइंट लॉजिस्टिक हब्स, उनके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे जेदा पोर्ट है, अभी जेदा में हमने आईपीएल का ऑप्शन भी किया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो दिखाता है कि इंडिया किस लेवल तक अब इंगेज हो रहा है इनके साथ। ठीक है, दूसरा हम लोग अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पावर है उसको यूज करके स्मार्ट पोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन आईटी एक्सपर्टीज यूज करके, राइट, तो स्मार्ट पोर्ट्स बनाने में, जॉइंट लॉजिस्टिक हब्स बनाने में हम लोग कॉपरेट कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन लीवरेज द डायस्पोरा डिप्लोमेसी। अब इसको इंडिया काफी बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करता है, बट ऑनेस्टली हमारा जो डायस्पोरा है वो उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, उतना बोल्ड भी नहीं है। नाउ इंडिया डायस्पोरा डिप्लोमेसी, तो यहाँ पे हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं जो हमने दूसरी कंट्रीज के साथ भी लिया, दैट इज वी कैन एस्टैब्लिश इंडिया एंड गल्फ एक्सपेट्रिएट काउंसिल, ताकि ये जो इश्यूज थे ना जो हमने ऊपर डिस्कस किए, वेज डिले होना, अनसेफ वर्किंग कंडीशन, दी इश्यूज लाइक नताकत एंड कफाला, इन सबको आप इस काउंसिल में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा एक और इनिशिएटिव हम इसमें ले सकते हैं, दैट इज ई माइग्रेट सिस्टम। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमें सिर्फ इसके स्कोप को ब्रॉड करने की जरूरत है। ई माइग्रेट सिस्टम क्या करता है? ये आपको बताता रहता है कि किस कंट्री में किस तरह की स्किल के वर्कर्स की डिमांड है या आने वाली है। तो इंडियंस उस तरीके से फिर अप्लाई कर सकते हैं कि यस, आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्किल्स, आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, आई कैन अप्लाई फॉर दिस। ओके, तो ये ई माइग्रेट सिस्टम है, इसके स्कोप को और ज्यादा ब्रॉड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग कॉपरेशन इन हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडिया यहाँ पे चाहता है कि हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन हैं इनको जल्दी अप्रूवल दिया जाए, ओके, फास्ट अप्रूवल। तो इससे हमारा एक तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा और वहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेंगी उनको। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन के रिस्पेक्ट में ही मैंने आपके साथ 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो
यहाँ पर हम लोग जो जिस मेथड से इसको बना रहे हैं, ठीक है, उसमें काफी सारी जो चीजें यूज होती है उनके रेगुलेटरी नॉर्म्स अच्छे नहीं है, तो उस वजह से जेनेरिक मेडिसिन दो कहते हैं कि ये भी उतनी इफेक्टिव होती है जितनी पेटेंटेड ड्रग्स हैं, बट इनकी एफिकेसी पे एक सीरियस क्वेश्चन मार्क रेस हुआ है पिछले कुछ टाइम में ड्यू टू पुअर रेगुलेटरी सिस्टम। ओके, मैंने पेपर के साथ डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, सो हम चाहते हैं फास्टर अप्रूवल मिले, तो अगर ये हमारे यहाँ जेनरिक बनी हुई जेनरिक मेडिसिन को अप्रूवल देने में नखरे करते हैं, तो एक सिंपल सी चीज है कि हम लोग इन्हीं के साथ मिलकर हम सेटअप कर सकते हैं जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं की कंट्री में, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वो एक गेटवे भी होगी अफ्रीकन मार्केट के लिए, क्योंकि वहां बीमारियां आती रहती है नई नई, तो वहां पर भी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हम बढ़ा पाएंगे। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने से क्या होगा, रेगुलेशन आपका है, टेरिटरी आपकी है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर लो, जो टेस्टिंग करनी है, लेबोरेटरी बनानी है बना लो, और फिर मार्केट में एक्सेस दे दो, राइट। तो हमें वो मार्केट एक्सेस मिल सकता है अगर हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। अब इस तरह के पॉइंट्स ना आप किसी भी कंट्री में यूज कीजिए, जो भी कंट्री को प्रॉब्लम है कि इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन ऐसी है वैसी, जैसे उज्बेकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैम्बिया, इन सब में क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि इंडिया की जो सिरप्स हैं इनकी वजह से हमारे यहाँ डेथ हुई है वगैरह वगैरह। सो ओके, डू वन थिंग ना, सेटअप जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देयर इटसेल्फ। तो आप लोग ही देख लीजिएगा टेस्टिंग रेगुलेशन, और हमारी मेडिसिन को मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एनहांसिंग फूड एंड वाटर सिक्योरिटी टाइज। ना फूड में तो चाहिए स्टेबल पॉलिसी, ये नहीं कि आप कभी भी बैन कर दे रहे हो। बैन करने से क्या होता है, एक तो वहां शॉर्टेज होगी, वो तो अपनी जगह है, ठीक है। दूसरा ये कि इंप्रेशन खराब होता है इंडिया का, फिर उनके यहाँ शॉर्टेज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, राइट। फिर उसी तरीके से वो भी फिर ओपेक के थ्रू ऑयल प्रोडक्शन कट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ पर भी एनर्जी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी से अल्टीमेटली फूड इन्फ्लेशन ही बढ़ता है, पेट्रोल डीजल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ महंगा हो जाता है, राइट। और दूसरा वाटर सिक्योरिटी में हम लोग डिसैलिनाइजेशन प्लांट और इसकी वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज जो हैं उन पे साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, तो ये जो ग्लोबल फोरम्स हैं, यूएन, G20, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनमें हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने पर। दूसरा, अलाइनिंग ऑन क्लाइमेट गोल्स एंड सस्टेनेबिलिटी, so we can co-invest into technologies such as carbon capture, राइट। ये मैंने आपको बताया, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं काफी जगह। सोलर एनर्जी बेस्ड डिसैलिनाइजेशन प्लांट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सो ऑन। उसी तरीके से बायोफ्यूल्स, अब तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बना लिया है हमने। उसी तरीके से एनवायरमेंट के ग्रीन प्रोजेक्ट सच एज सऊदी अरेबिया का एक ग्रीन इनिशिएटिव चल रहा है, जिससे वो अपने डेजर्ट्स में ग्रीन प्लांटेशन वगैरह लगा रहा है। उसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल, तो कल्चरल में आपको याद होगा BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में खोला गया था, राइट। उसी तरीके से एजुकेशनल, हमने अपने IIT की एक ओवरसीज ब्रांच खोली है दुबई में, राइट। तो ये सारी चीजों पे हम और इनको ब्रॉड कर सकते हैं और ज्यादा कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इतने पॉइंट्स काफी हैं आपके लिए, चाहे ये अब क्वेश्चन आपको 15 मार्कर में आ जाए या 20 मार्क्स में आ जाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।